साष्टांग प्रणाम। सवाल तो नहीं, पर कोई स्थिति है, इसको मैं समझना चाहती हूँ। ओशो से जुड़े हुए 20 साल हो गए। ध्यान की विद्या में करी, फैसिलिटेशन भी सीखा, विद्या छोड़ भी दी। अब घंटों मौन बैठने की आदत लग गई है। उसे मैं अच्छा फील करती हूँ। शब्दों में कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या मैं महसूस करती हूँ। और इन दिनों जो मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई स्टेज है, उससे मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ। सारी स्टेजेस, सब अवस्थाएं उसी की होती हैं जिससे आगे जाना है। तो वो जो परेशान रहता है, वाचाल होना, चंचल होना, उसी की एक स्थिति है ना, स्टेज, अवस्था। और वो जो परेशान रहता है, उसी की एक स्थिति मौन भी है। व्यक्तिगत स्थिति ही तो है, व्यक्तिगत मौन ही तो है। और जो कुछ व्यक्तिगत है वो सीमित ही करता है हमको। मैं परेशान हूँ, ये बात हमको दुखी करती है। हम इसको बदलना चाहते हैं। मैं परेशान हूँ, हम इस स्थिति को बदलना चाहेंगे क्योंकि ये बात हमें व्यक्तिगत रूप से दुखी करती है। मैं मौन हूँ, ये बात हमें व्यक्तिगत तृप्ति या संतोष देती है। लेकिन ये तृप्ति या संतोष भी तो व्यक्तिगत ही है ना। अंततः आगे कौन बढ़ रहा है? अंततः बात किसकी हो रही है? बात का केंद्र अभी भी कौन है? व्यक्ति ही ना, अहम ही ना। मैं परेशान था। कौन परेशान था? मैं। और मैंने कोशिश करी, प्रगति करी। मैं मौन हूं। कौन मौन है? मैं। ले दे करके मैं पर तो अटक ही गए ना। ले दे करके सारा वास्ता, सारा सरोकार तो मैं से ही रहा ना। निश्चित रूप से बातूनी होने, चिड़चिड़े होने या मनचले होने से कहीं बेहतर है मौन हो जाना। बेशक कोई दो राय नहीं। लेकिन वो मौन अगर सिर्फ अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए है तो अभी आगे बहुत कहानी बाकी है। तो जो लोग व्यक्तिगत परेशानी से दूर हो जाएं, मैं उनको ये नहीं कहता कि अब वो व्यक्तिगत शांति में आ जाएं। समझें कृपा करके। व्यक्तिगत परेशानी से अगर आप अब ऊपर उठ गए हैं तो व्यक्तिगत शांति में मत रुक जाएं। अगर आप व्यक्तिगत परेशानी से अब ऊपर उठ गए हैं तो विश्वगत परेशानियों को अपना लें। ये दो रास्ते हैं। एक तो ये कि व्यक्तिगत परेशानियों को मैंने मात दे दी, तो अब मैं मौज करूंगा, मैं भोगूंगा व्यक्तिगत शांति को, व्यक्तिगत मौन को। वो भी
समझिए कि एक तरह का भोग ही है, और अहम भोग मांगता है। जैसे अहम को रस मिलता है दुनिया भर के तमाम विषयों में, वैसे ही अहम को रस मिलता है व्यक्तिगत शांति, व्यक्तिगत मौन में भी। जो लोग ध्यान की क्रियाओं इत्यादि में कभी बैठे हैं वो इस बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे कि शांति का जो रस होता है वो बड़ा मीठा होता है। लेकिन किसके लिए मीठा होता है? अपने लिए ही तो, अहम के लिए ही तो। तो अभी भी हम पूजा किसकी करते रह गए? अहम की। उसी को मिठास दे रहे हैं, उसी को रस चखा रहे हैं। तो व्यक्तिगत परेशानी से आप अगर अब उबर पाए हैं, इतना फासला आपने तय करा है, तो अब आप विश्वगत परेशानियों को गले लगा लीजिए। चुपचाप मौन होकर के एकांत में मत बैठ जाइए। वो भी एक स्वार्थ की बात हो गई ना, कि दुनिया में आग लग रही है तो लग रही है, मुझे तो मेरा व्यक्तिगत चैन मिल गया ना, और मैं अपने व्यक्तिगत चैन में सुखी हूं। वो नहीं करना है। अगर उन सब लोगों ने जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को मात दी, व्यक्तिगत शांति का ही रास्ता चुन लिया होता, तो आज हम सब मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बड़े निर्धन होते। क्या पड़ी है किसी ऋषि को कि अनाड़ी शिष्यों को सामने बैठा करके उन्हें उपनिषद बताए? ऋषि भी तो कह सकते हैं कि मैं तो अब इस जगत के जंजाल से ऊपर आ गया, मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना बचा नहीं, मैं अपने मौन में हूं। लड़कों, तुमको कोई बात समझ में आती है तो आए, नहीं समझ में आती है तो नहीं आए, मैं परेशानी मोल नहीं लूंगा। अगर कह दिया होता है ऐसा ऋषियों ने तो बुद्ध को जंगल जाना भी होता है और वापस आना भी होता है। जंगल में ही अगर बैठ गए तो बहुत छोटे बुद्ध हो जाएंगे वो। अभी झंझट है, क्योंकि शांति का रस बड़ा मीठा होता है, और एक बार जगत के जंजाल से पीछा छुटा लिया तो दोबारा उसमें हाथ गंदे करने का मन करता नहीं, वो भी दूसरों की खातिर। एकदम लगता है कि जिस चीज की व्यर्थता देख ली, पता चल गया कि मिथ्या, नश्वर, असार, काहे को अब जा करके उसमें मन गंदा करें। लेकिन करना होता है। जब अपना मैला साफ हो जाए तो दूसरों का धोना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं है। भारत में ये बड़ी प्रवृत्ति रही है, मेरा घर, मेरा चौका, मेरा कमरा, कितनी सफाई, कितनी शुचिता। और घर के बाहर जो सड़क है, घर के बगल में जो खाली जगह है, घरों के अंदर भारत में जितनी सफाई पाई जाती है उतनी दुनिया में शायद कम ही पाई जाती हो। और सार्वजनिक जगहों पर जितनी गंदगी पाई जाती है भारत में, वो भी कम ही पाई जाती हो कहीं और। और इन दोनों बातों में संबंध है ना। घर का सारा कचरा जा कहाँ रहा है? घर की सफाई
विश्व की गंदगी की कीमत पर आ रही है। अपनी व्यक्तिगत शांति, अपना व्यक्तिगत मौन दुनिया में फैली अशांति और बेचैनी की कीमत पर आ रहा है। अपना घर साफ हो गया, अच्छी बात है, बाहर निकलें। इस मौन के साथ में बहुत आंसू चढ़ते हैं। एक इतनी अर्जेंसी महसूस होती है कि जैसे बस अभी जीवन समाप्त, सब कुछ समाप्त हो जाए, मतलब मैं समाप्त हो जाऊं। उसमें भी अपना ही तो सुख है। तो क्या करूं मैं? समाप्त होने से पहले बहुत सारे काम। नहीं, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, बस मैं वहीं पे अटकी हुई हूँ, ऐसा मुझे लगता है। कामों में श्रम लगता है। क्या श्रम करूं बताएं? देखिए चारों ओर, अपने जीवन में कैसे पता चला क्या करूं? जिस विधि से अपना मौन पाया, उसी विधि से दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाया? ऐसा तो नहीं कि आपको पता नहीं है। मौन के रास्ते तो आप जानती हैं, दूसरों को क्यों नहीं बताती हैं? कोई सुनना चाहे तो ना। आप सुनना चाहती थी? नहीं, मैं सुनना चाहती थी। वो कोई और थे जिन्होंने बहुत मेहनत करके आपको सुनाया। हाँ, तो वो मेहनत आप क्यों नहीं कर रही दूसरों के लिए? कोई सुनने वाला ऐसा नहीं जो सच्चाई सुनने के लिए पहले से ही तैयार तत्पर बैठा हो। कोई नहीं होता, एक भी नहीं होता। उसके साथ एक स्तर पर जोर लगाना ही पड़ता है, एक तरह की जबरदस्ती। बहुत कोशिश करनी पड़ती है। किसी को बुराई की तरफ ढकेलना आसान है, पर अगर आपको किसी को मुक्ति की ओर लेकर के आना है तो आपको उसी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वो खुद ही नहीं आना चाहेगा, तो मेहनत लगती है ना। आपने तो और फंसा दिया। आपने मुझे और उलझा दिया। उलझना पड़ता ही है। पैदा क्यों हुए अगर उलझना नहीं था तो? न उलझने का तो फिर एक ही तरीका है, आओ ही नहीं। आए बिना रुक भी नहीं सकते। जीवन ही उलझन है। उसमें ये आशा या कल्पना करना कि हम तो सुलझे सुलझे बिल्कुल पाक बेदाग निकल जाएंगे, होने नहीं वाला। जो पैदा हुआ है वो उलझा हुआ ही पैदा हुआ है। उलझन का नाम ही जीवन है। और उसको सुलझाना कोई व्यक्तिगत बात भर नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व है ना, यही तो उलझन है भाई। जब व्यक्तित्व ही उलझन है तो व्यक्तिगत मौन या मुक्ति सुलझाव कैसे हो गए? वो सब कुछ जो व्यक्तिगत है सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, जिसमें अहंता ममता है, वही तो परेशानी है ना। तो व्यक्तिगत मुक्ति भी परेशानी मात्र है, व्यक्तिगत मौन भी परेशानी मात्र है। थोड़े समय के लिए उस मैन को महसूस किया, मतलब कहने का है, मतलब थोड़े समय के लिए ठीक है, पर फिर अकेले कब तक गुड़ खाएंगे? बांटना भी तो होता है। अकेले अकेले क्या मज़ा है? और अकेले अकेले मज़ा है भी तो किसको है? अकेले को ही है। और अकेलापन ही बीमारी है। अकेले अकेले मज़ा ले भी लिया तो किसने लिया मज़ा? उसने, वो जो अकेला है। अकेला इस अर्थ में नहीं कि पूर्ण है, अकेला इस अर्थ में कि लोनली है। तो वो मज़ा ले भी रहा है तो भी उसको अकेलापन तो लगा ही रहेगा ना।
मौन में भी कैसे बैठे, और दुनिया आसपास क्या कर रही है, वो शोर में लिप्त है, परेशान है, क्या मजा आया? सर व्यक्तिगत मौन भी अहम को ही देता है बढ़ावा। व्यक्तिगत मौन व्यक्तिगत शोर से बेहतर है। मैं व्यक्तिगत मौन की खिलाफत या बुराई नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति को मौन की ओर बढ़ना ही चाहिए, पर व्यक्तिगत मौन पर रुक नहीं जाना चाहिए। ये मत समझ लेना कि मैं शोर का पक्षधर हूं कि सब चलो शोर मचाओ और उठपटांग करो, नहीं, वो नहीं कह रहा। तो प्रश्न यही था कि जैसे दूसरों को भी बताना है इस बारे में, जब खुद व्यक्तिगत मौन हम पा जाते हैं, तो ये भी तो एक तरह से अहम को बांटना ही हुआ दूसरों के लिए। अगर दूसरों तक वाकई कुछ सच्चा पहुंचाना चाहते हो तो इसमें अहम को पुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि अहम का पूरा सरोकार सिर्फ और सिर्फ स्वयं से होता है। अगर पाओ कि दूसरों को कुछ बांट रहे हो और उससे अपना अहम प्रबल हो रहा है, तो समझ लेना कि दूसरों को जहर ही बांट रहे होगे। दूसरों को अगर कुछ भी तुम सच्चा दे रहे हो तो वो काम अहंकार का नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार दूसरों की भलाई चाहता ही कहाँ है। वो तो खुद से ही इतना हारा हुआ, इतना परेशान है कि उसे फुर्सत ही नहीं अपनी भलाई सोचने से। उसके अपने आग लगी रहती है हर समय, वो दूसरों को कैसे शीतल करने की सोचे। तो दूसरों को अगर तुम शीतल कर पा रहे हो तो ये अहंकार का काम नहीं हो सकता। प्रणाम। मेरा सवाल कल के आपने जो जवाब दिया था उसी के संदर्भ में है। व्यक्तिगत मौन की आप बता रहे थे। एक दो बात और मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगी। एक तो मेरी मेमोरी बिल्कुल चली गई है, जस्ट फंक्शनल, बहुत ज़रूरी होता है, वही चीज़ याद रहती है, बाकी चली जाती है। मेमोरी बिल्कुल नहीं है, और ये मैं कह सकती हूँ इट्स नॉट ओनली ड्यू टू द माई एज। सेकेंड चीज़ मैं आपसे इसके बारे में सुनना चाहूँगी। एक तो मेरे इतने आंसू झरते हैं, चाहे मैं आपका वीडियो देख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ या मैं मौन में बैठ रही हूँ, इतने आंसू झरते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। करती मैं कुछ नहीं हूँ, गदगद हो जाती हूँ। देखिए, बेकार की बातें अगर याद नहीं रहती तो ये तो अच्छी ही बात है। बाकी व्यवहारिक तल पर अगर स्मृति धोखा दे रही हो या उसकी वजह से तकलीफ हो रही हो तो उसका कोई व्यवहारिक ही उपाय किया भी जा सकता है, उसे कोई तकलीफ नहीं। व्यवहारिक जैसे अर्जेंसी है, कुछ मोमेंट है तो शार्पली चीज़ें याद रहती है, तो ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं याद रहती हैं। तो कोई सवाल ही नहीं है, फिर इसमें कुछ पूछने की बात ही नहीं है। रोने में भी क्या समस्या, क्या है? अच्छी बात है। समस्या की कोई बात नहीं है उसमें। उसमें कोई कहीं पे कुछ अटक रहा है, कोई समस्या आ रही है। नहीं, लोग मेरे को लोग मेरे को पूछते हैं इतना क्यों रोता है। मतलब जरा सा कुछ वीडियो देखा आपका या किसी को सुना या पढ़ा तो झरझर से आंसू झरते। और अगर तो मान लो तुलनात्मक समस्या हो गई ना, कि आप ये नहीं कह रही हैं कि रोने में आपको कोई तकलीफ है, आप ये कह रही हैं कि मैं दूसरों से ज्यादा क्यों रोती हूँ। तुलना तक नहीं है, बस झरते हैं, दैट्स इट। तो ठीक है, झरते हैं, अच्छी बात है। आप इस बात का संज्ञान भी क्यों लेती हैं कि आप रो रही हैं? मेरे साथ भी बहुत होता है, कुछ भी बात कर रहा हूँ, कई बार फिल्म देख रहा हूँ, कुछ भी है, कहीं इंटरनेट पर कुछ देख रहा हूँ, आंसू आ जाते हैं, अपना गिर जाते हैं। क्या करना है इसमें? कोई
और व्यक्तिगत मौन से आगे जाने के लिए आप मुझे दिशा निर्देश करें प्रभु, प्लीज़। देखिए, व्यक्तिगत मौन पूरा नहीं है अभी, और वो पूरा नहीं है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप शोर में, कोलाहल में उतरेंगी। पूरा होता है तो उसमें असीम ताकत होती है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर का जो मौन होता है उसमें असीम ताकत नहीं होती है। वो मौन जैसा लगता है, वो मौन अभी है नहीं। और प्रमाण ये है कि उस मौन को जब आप शोर में ढकेलती हैं तो मौन खंडित हो जाएगा। इसीलिए वो मौन व्यक्तिगत रह जाता है, क्योंकि उसे सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अगर वो व्यक्तिगत है तो सुरक्षित है ना, कि अपना चुपचाप मौन बैठे हैं। तो व्यक्तिगत मौन को भी अगर और प्रगाढ़ करना है और उसको अगर असली बनाना है तो उसको ले जाइए और दुनिया के शोर में झोंक दीजिए। इसको मैं कह रहा था कि इस मौन को दुनिया में बांट दीजिए। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकती हैं कि इस मौन को दुनिया में जांच लीजिए। कुछ और स्पष्ट करें प्लीज। आप जैसे मौन को महत्व देती हैं, वैसे ही दूसरों को सिखाइए मौन होना। बस यही, जो चीज़ आपको इतनी सुंदर है, प्यारी है, उसको दूसरों तक भी पहुंचाइए। जब दूसरों के शोर को आप मौन बताएंगी ना, तो फिर वो जो शोर है दूसरों का, वो विरोध करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, और वो कहेगा मैं तो मौन नहीं होने वाला, मैं तेरा भी मौन खंडित कर दूंगा। समझ रही हैं? या कई बार देखा है ये मैंने। हाँ, जब ऐसा होता है तब अपने मौन की परीक्षा होती है और अपने मौन को फिर बल भी मिलता है। तो यही करना है बार बार। नहीं तो गलतफहमी में बैठे रह जाना बहुत आसान है ना। मेरा मौन लगने लगा है, कहाँ? घर के अपने एक कोने में। वो कोई मौन है जो घर के कोने में लगता है? सड़क पर मौन लगा के दिखाओ ना। जब सड़क पे मौन होना चाहोगे तो फिर आपके मौन और जगत के शोर में संघर्ष शुरू होगा। तब देखते हैं कौन जीतता है। तब मौन को जिताना है। दरअसल जो मौन को टेस्ट करने के लिए घर में जो एनवायरनमेंट होता है, जो रिलेशनशिप हो, मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है, मेरे पास कोई एक्यूपेशन नहीं है, और सच पूछो तो मेरे पास कुछ नहीं है, और जो कुछ है मैं उसको दाव पे लगाने के तैयार हूँ। बहुत अच्छे। ऐसे ही रहिएगा, मज़ा आएगा। प्रणाम आचार्य जी। आपने जैसे कहा कि जीवन में सत्य को हम जान नहीं सकते, हमें जीवन में झूठ को ही पहचानना है। और मैं एक बार ओशो जी की एक वीडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ दुख है, दुख में ही हमें बोध भी होता है। अगर दुखों को हम पहचानें तो दुखी बोध को भी पैदा कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और पैर में दर्द हुआ तो पैर का भी ज्ञान हुआ। अगर पैर में दर्द ही नहीं है तो पैर का ज्ञान भी नहीं है। हाँ, पर वो बोध नहीं है। तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दुख अगर जीवन में है और हम दुखों को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं कि वाकई में दुख है, तो बोध भी पैदा हो सकता है क्या? उसके बाद बोध वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई जान गए कि दुख क्या है, कहाँ से आता है और किसको लगता है, काफ़ी है। दुख पर बस पर्दा मत डालिए, मुंह मत चुराइए, दुख को सुख का नाम मत दीजिए, दुख को अनिवार्य मत मानिए, दुख को संयोग भी मत मानिए। दुख को कुछ मानिए मत, दुख का अन्वेषण करिए। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ क्या है और ये चीज़ किसके लिए है?
किसको दुख प्रतीत होता है।